आरव दुबई कमाने के लिए गया था क्योंकि उसके माता पिता के ऊपर बहुत ही कर्ज था। 4 साल बाद आरव वहां से वापस आया तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए वह अपने गांव के पास ही एक ढाबे पर गया। तो वहां पर आरव ने देखा कि उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी और पापा वेटर का काम कर रहे थे। मम्मी पापा की ऐसी हालत देखकर आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था। आरव ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बुढ़ापे में भी उसके मम्मी पापा यह काम करेंगे। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अगर मम्मी पापा यहाँ काम कर रहे हैं तो फिर उसकी पत्नी प्रिया कहाँ है? आरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा हरिशंकर खेतीबाड़ी करते हैं। वह बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है और उसकी मम्मी घर में रहकर सबकी देखभाल करती है। आरव के मम्मी पापा ही बहुत सीधे हैं। हमारे इस समाज में सीधा होना ही बहुत बड़ा श्राप है। आरव के बड़े पापा राम प्रसाद ने अपने छोटे भाई हरिशंकर के सीधे होने का फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया था। राम प्रसाद महाराजाओं की तरह आराम से घर में बैठे रहते थे और आरव के पापा खेतों में काम किया करते थे। आरव की मम्मी सरिता दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी और उसकी बड़ी मम्मी सुशीला सरिता पर हुक्म चलाया करती थी। वह जेठानी होने का भरपूर फायदा उठा रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो आरव के मम्मी पापा की हैसियत उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सामने सिर्फ नौकर और नौकरानी की थी। हरिशंकर खेतीबाड़ी करके जो भी कमाते थे वह सारा पैसा राम प्रसाद के हाथों में जाता था। हरिशंकर के 2 बच्चे थे, आरव और छोटी बेटी नेहा। राम प्रसाद जी के कोई बच्चे नहीं थे। नेहा और आरव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरिशंकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, इसीलिए आरव और नेहा दोनों सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई में दोनों बहुत अच्छे थे। नेहा स्कूल के साथ साथ घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। नेहा 12वीं तक पढ़ाई करके घर में बैठ गई और आरव का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। एक दिन सरिता ने हरिशंकर से कहा, सुनो जी, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम जल्दी से अपनी बेटी नेहा की शादी कर देते हैं। आखिर अब वह 24 साल की हो गई है, फिर उसके बाद आरव की भी कर देंगे। तो हरिशंकर बोले, सरिता मैं क्या करूं? मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूँ, जब से समझदार हुआ था तब से और आज तक सिर्फ कमाया ही है, फिर भी मेरे हाथ पूरी तरह से खाली है। जब तक बाबूजी जिंदा थे तब तक सारी कमाई उनके हाथ में जाती थी और अब जब बाबूजी नहीं रहे तो सारी कमाई बड़े भैया अपने हाथ में रखते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं अपनी नेहा बेटी की शादी कैसे करूं? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। सरिता, नेहा की शादी में कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही ना? वह हम कहाँ से लाएंगे? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। हमें नेहा की शादी तो करनी पड़ेगी। जब उसकी उम्र हो जाएगी तो फिर शादी करना मुश्किल हो जाएगा। आप बड़े भैया से इस बारे में क्यों बात नहीं करते? आखिर आज तक आपने जितना कमाया है सब उन्हीं को तो दिया है, तो फिर नेहा की शादी का खर्च तो उन्हें ही उठाना पड़ेगा। सरिता, तुम्हें क्या लगता है? मैंने इस बारे में बड़े भैया से बात नहीं की। मैंने एक बार उनसे कहा था कि मैं नेहा की शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। तुम कह रही हो तो एक बार मैं फिर से बात करता हूँ। पहले हमारी नेहा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लो, फिर हम सब बैठकर एक बार बड़े भैया से बात करेंगे। हरिशंकर ने नेहा के लिए कई लड़के देखे, फिर उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। वह आर्मी में नौकरी करता था और उसके मम्मी पापा घर पर रहते थे। उस लड़के ने साफ साफ कह दिया था कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लड़की ऐसी हो जो उसके माता पिता का ख्याल रख सके, क्योंकि वह तो ड्यूटी पर रहता है और उसके माता पिता घर में अकेले। हरिशंकर ने अपनी बेटी की शादी उसी के साथ तय कर दी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। तभी हरिशंकर ने अपने बड़े भैया से कहा, भैया, मैंने नेहा की शादी तय कर दी है। लड़का आर्मी में है, अच्छा खासा कमा लेता है। हमारी नेहा को वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी तय करने के बाद तुम मुझे बता रहे हो। हरिशंकर, किसी खेती बाड़ी करने वाले लड़के से शादी कर देते तो अच्छा था। नौकरी करने वाले लड़के को दहेज कहाँ से दोगे? कभी सोचा है तुमने? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं फालतू में बर्बाद करूं। कैसी बातें कर रहे हो भैया? अभी तक तो मैंने जितना कमाया है सब आपको दिया है। कमा कर दिया है तो क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? वह खाता कहाँ से है? यह कभी सोचा है तुमने? हम तो 2 ही लोग हैं, तुम तो 4 लोग हो। जितना तुम कमाते हो ना, उससे कहीं ज्यादा तो तुम्हारे ऊपर ही खर्च हो जाता है। तुम लोगों के चक्कर में मैं खुद ही आज तक पैसे नहीं बचा पाया। तभी आरव बोला, ठीक है बड़े पापा,
अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने खेत का एक टुकड़ा बेच लेंगे, उससे अपनी बहन की शादी कर देंगे, लेकिन उसकी जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आरव के मुंह से यह सुनते ही उसकी बड़ी मम्मी तुनक कर बोली, तुम लोगों के पास कौन सा खेत है जो तुम लोग बेच लोगे? सारा खेत तो हम लोगों के नाम है और हम उसे बेचने की तुम्हें इजाजत नहीं देते। ये सुनते ही हरिशंकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैसी बातें करते हो बड़े भैया, खेत तो हम दोनों के नाम था ना। नहीं हरिशंकर, खेत तो तुम्हारे नाम कभी था ही नहीं। जब बाबूजी जिंदा थे तभी मैंने उनसे साइन करवा लिए थे। सिर्फ इस घर में तुम्हारा आधा हिस्सा है, उसके अलावा किसी चीज पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर बड़े भैया, आज तक जो मैं खेती कर रहा था वह किसके खेत में कर रहा था? हरिशंकर, तू अपने खेत में काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपने खेतों में तुझसे मजदूरी करवा रहा था। हरिशंकर और सरिता आज अपने आप को बहुत ही छला हुआ महसूस कर रहे थे कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब हरिशंकर और आरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन नेहा की शादी कैसे करें। और फिर 20 दिन के बाद शादी का मुहूर्त है। तब हरिशंकर ने कहा, आरव, मैं एक काम करता हूँ, बड़े भैया से उधार ले लेता हूँ। खेती तो मैं करता ही हूँ, उसी में कटवा रहूंगा। आरव कुछ नहीं बोला। हरिशंकर ने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया। अपने भाई से 2.5 लाख रुपए लिए नेहा की शादी करने के लिए, और नेहा की शादी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर दी। नेहा अपने ससुराल में बहुत ही खुश है, लेकिन यहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने मिलकर हरिशंकर और सरिता का जीना हराम कर दिया था। वह दोनों हरिशंकर और सरिता को बहुत परेशान करने लगे। ये सब देखकर आरव को बहुत गुस्सा आता। कई बार ऐसा होता कि आरव का उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता, क्योंकि आरव अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरव थोड़ा बहुत जो भी कमाता था उसी से उसके घर का खर्च चल रहा था। आरव मन ही मन में सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना होगा जिससे वह नेहा की शादी में लिया हुआ कर्ज उतार सके और अपने माता पिता को बड़े पापा की इस बंधुआ मजदूरी से आजाद करा सके। आरव का एक दोस्त था जो दुबई में रहता था। आरव ने उससे बात की कि वह वहां जाकर नौकरी करना चाहता है, तो आरव के दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ आने का इंतजाम करवाता हूँ। यह सुनकर आरव को थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन इस सब में लगभग 2 महीने का समय लगने वाला था। आरव सोच रहा था, अगर वह इस घर से चला गया तो उसके मम्मी पापा अकेले कैसे रहेंगे? कोई तो होना चाहिए जो उनका साथ दे सके, बड़े पापा और मम्मी के रूप में बैठे दानव से बचा सके। आरव वही गांव की एक लड़की से प्यार करता था जिसका उस दुनिया में कोई नहीं था। आरव ने प्रिया को अपने दुबई जाने के बारे में बताया तो प्रिया बहुत ही परेशान हो गई और वह कहने लगी, आरव, तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी? इस पर आरव ने कहा, प्रिया, मैं अपने मम्मी पापा और तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुमको सही लगे तभी हाँ कहना। तो प्रिया ने कहा, बताओ आरव, क्या फैसला लिया है तुमने? प्रिया, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुबई जाने से पहले हम दोनों कोर्ट में शादी कर ले। मैं 4 साल तक के लिए दुबई जाऊंगा, तब तक तुम मेरे माता पिता के साथ रहना और उनका ख्याल रखना, साथ में अपना भी। अब तुम बताओ प्रिया, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? प्रिया ने इस शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर दिया और फिर 1 हफ्ते के बाद प्रिया और आरव ने कोर्ट मैरिज कर ली। आरव ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था इस शादी के बारे में। आरव के मम्मी पापा तो प्रिया को बहुत ही प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा कुछ नहीं जानते थे। जब वह शादी करके घर आया तो सरिता ने दोनों की आरती उतार कर घर में अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वह दोनों घर के अंदर आए तभी एक कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी, यह सब क्या लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देख रखी थी और तुम इससे शादी करके आ गए। एक बार हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा तुम? सबके सब अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। अपने बड़े भैया की बातें सुनकर हरिशंकर को बहुत ही गुस्सा आ गया। इस बार हरिशंकर ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, बड़े भैया, बहुत हो गया, अब और नहीं। आपको याद है ना, इस घर में हमारा भी अधिकार है और हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे।
आपने मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ जो किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब अगर आप मेरी बहू या बेटे के साथ ऐसा कुछ भी करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही राम प्रसाद का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने हरिशंकर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। हरिशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तू यह कैसे भूल गया? रामप्रसाद ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस, बड़े पापा बहुत हो गए। फिर हरिशंकर ने अपने बेटे को शांत कराया। बेटा, तू बीच में कुछ भी मत बोल। मैं हूँ ना बात करने के लिए। इतने में बड़े पापा ने कहा, अगर इतनी ही आ गई है तुम लोगों में, तो जो मैंने तुम्हारी बहन की शादी में 2.5 लाख रुपए दिए थे, वह रुपए मेरे वापस करो। जब तक तुम मेरे रुपए नहीं दे देते, तब तक तुम लोग अपनी नजरें मेरे सामने नीचे करके रहना और अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना। इतना बोलने के बाद उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी वहां से अपने कमरे में चले गए। सरिता ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, हमें माफ कर दे। तूने तो अभी अभी घर में पैर रखा था और तुझे इतनी बातें सुना दी गई। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। सरिता प्रिया को आरव के रूम में ले गई। बेटा, आज से यह कमरा तेरे सुख दुख का साथी है। आरव को उसके दोस्त का फोन आ गया था। उसने बताया कि सारा इंतजाम हो चुका है। 1 महीने के बाद उसे दुबई आना होगा। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। आरव ने अपने मम्मी पापा को बताया कि वह 4 साल के लिए दुबई जा रहा है और वहां से आते ही बड़े पापा का सारा कर्जा चुका देगा और फिर वह लोग आजाद हो जाएंगे। तभी हरिशंकर ने कहा, आरव, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और तू बहू को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? तो आरव बोला, पापा, मैंने प्रिया से पहले ही सब कुछ बता दिया था, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। प्रिया ने हरिशंकर से कहा, पापा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं एकदम ठीक हूँ। बड़े पापा का कर्ज खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कभी उनकी मजदूरी से आजाद नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम सभी खुलकर अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तब तक सरिता बोली, बहू सही कह रही है, आज हम सब इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कल को इन दोनों के बच्चे होंगे, तब वह भी क्या इसी तरह उनकी गुलामी करते रहेंगे। इसीलिए जो आरव कर रहा है उसको करने दीजिए। हमारे लिए ना सही, उनके आने वाले परिवार के लिए हमें यह तो करना ही पड़ेगा। बातें हो जाने के बाद सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर रात की 10 बजे की फ्लाइट से आरव दुबई के लिए निकल गया। अगले दिन जब आरव के बड़े पापा को यह पता चला कि आरव दुबई चला गया है, तो वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। राम प्रसाद मन ही मन में सोच रहे थे कि अच्छा हुआ वह चला गया, अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने हरिशंकर और सरिता के साथ साथ अब प्रिया को भी परेशान करना शुरू कर दिया। प्रिया भी थोड़ा शांत स्वभाव की थी, इसीलिए वह ज्यादा बात नहीं करती थी। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और 1 साल बीत गया। कभी आरव से बात हो जाया करती थी। आरव का दोस्त ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वह वहां पर मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन आरव पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसको वहां पर ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। एक दिन की बात है, प्रिया और सरिता किचन में काम कर रही थी। हरिशंकर जी भी खेतों पर काम करके वापस आ गए थे। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया और तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं भेजा है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रिया घर के काम करेगी और तुम लोगों के लिए मैंने एक ढाबा ढूंढ कर रखा है जिस पर तुम दोनों काम करने जाओगे। हरिशंकर बोला, बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो ढाबे पर काम कर सकता हूँ, लेकिन सरिता वहाँ पर कैसे काम कर सकती है? हरिशंकर, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कल से तुम्हें वहाँ पर काम पर जाना है और अगर कल से तुम लोग ढाबे पर काम करने के लिए नहीं गए तो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे। हम लोग फिर देखता हूँ कौन आएगा। तुम्हें खाना खिलाने के लिए 2 दिन भूखे पड़े रहोगे तो तीसरे दिन अपने आप तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी और मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। हरिशंकर को अपने बड़े भैया की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब तक सरिता घर में काम कर रही थी तो हरिशंकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन एक ढाबे पर जाकर बर्तन धोना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हरिशंकर को अगले दिन सरिता ढाबे पर काम करने के लिए नहीं गई तो रामप्रसाद बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, आज रात का खाना नहीं बनेगा, उन लोगों को बता दो 2 दिन बीत गए थे, बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने घर में खाना नहीं बनने दिया, अपने लोगों के लिए
बड़े पापा बाहर से खाना पैक करवा कर ले आते थे, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलने दिया, जिसकी वजह से भूख के मारे सबकी जान निकल रही थी। सरिता ने रोते रोते हरिशंकर से कहा, चलो कल से हम लोग ढाबे पर काम करने के लिए चलते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं काम कर लूंगी। आखिर हमने कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, लेकिन सरिता बहू घर में अकेली रह जाएगी। अगर उन लोगों ने बहू के साथ बुरा बर्ताव किया तो तभी प्रिया ने कहा, पापा आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं इन लोगों को देख लूंगी और फिर घर का काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना और मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। आप सबका डेली का रूटीन बन गया था। हरिशंकर और सरिता ढाबे पर काम करने के लिए जाते और प्रिया घर में झाड़ू पोछा, बर्तन खाना सब काम करती। कभी कभी प्रिया बड़ी मम्मी और बड़े पापा से बहुत तंग आ जाती थी, लेकिन फिर अपने आप को शांत कर लेती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अभी कोई पंगा करना ठीक नहीं है। जब तक आरव दुबई से वापस नहीं आ जाते तब तक हमें इसी तरह से रहना होगा, जैसे बड़े पापा और बड़ी मम्मी चाहते हैं। साल 6 महीने में जब नेहा अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आती थी तो उस दिन वह लोग ढाबे से छुट्टी ले लिया करते थे और पूरा दिन अपनी बेटी नेहा के साथ बिताया करते थे। नेहा को इस बात का पता भी नहीं चलता था कि उसके माता पिता एक ढाबे पर काम करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 साल और गुजर गया। ना हरिशंकर और सरिता जिस ढाबे पर काम करते थे वहाँ पर जितने भी रुपए मिलते थे सारे के सारे रुपए बड़े पापा ले लिया करते थे। कभी कभी हरिशंकर और सरिता सोचते, काश 1 महीने के रुपए हमारे पास रह जाते तो हम भी अपने लिए कुछ तो ले पाते, अपनी बहू के लिए कुछ ले पाते। लेकिन ऐसा 3 सालों में कभी नहीं हुआ। इतना काम करने के बावजूद भी कभी कभी हरिशंकर सरिता प्रिया को खाना नहीं मिलता था तो वह लोग पानी पीकर काम चला लिया करते थे। उन्हें तो बस इंतजार था दुबई से आरव के वापस आने का, और धीरे धीरे करके इसी इंतजार में 4 साल गुजर गए। अब हरिशंकर, सरिता और प्रिया आरव से मिलने के लिए बेचैन होने लगे थे, क्योंकि 4 साल का समय पूरा हो गया था। इसीलिए उनको अब आरव का इंतजार था। आरव ने फोन करके बताया कि 1 हफ्ते के बाद वह घर वापस आ रहा है। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आरव 1 हफ्ते नहीं बल्कि 2 दिन के बाद आ रहा है। इन 4 सालों में हरिशंकर और सरिता ने जितना भी कमाया वह सारा पैसा राम प्रसाद के हाथों में गया। आरव ने जब अपने माता पिता को इस तरह से काम करते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और वह सब कुछ समझ गया था कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ होगा। आरव ने खाना नहीं खाया और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर के लिए निकल गया। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा प्रिया बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए खाना लगा रही थी। जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो थोड़ा सा खाना बड़ी मम्मी की थाली में रह गया था, तो उन्होंने प्रिया से कहा, इस खाने को तुम खा लेना, फेंकने की जरूरत नहीं है, और खाना खाने के बाद अपना काम निपटाकर जल्दी से मेरे रूम में आ जाना। मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर मेरे पैर दबा देना। फिर उसके बाद छत पर कपड़े पड़े हैं, उन्हें उतार कर रख देना। आरव मन ही मन में सोच रहा था, सारा काम तो प्रिया कर रही है, तो फिर बड़ी मम्मी के पैर दर्द कहाँ से होने लगे। आज उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने जाने से पहले प्रिया से शादी क्यों की। वहाँ से आने के बाद उसे शादी करनी चाहिए थी, कम से कम प्रिया को यह सब तो नहीं झेलना पड़ता। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह लोग प्रिया को इस तरह से परेशान करेंगे। आरव ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बड़ी मम्मी की आवाज आई, प्रिया जाकर दरवाजे पर देख कौन आया है जो दरवाजा खटखटा रहा है। प्रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आरव को देखकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका आरव उसके सामने खड़ा है। आरव ने घर के अंदर आकर प्रिया को गले से लगा लिया और बहुत देर तक प्रिया आरव के गले लगकर रोती रही। तभी अंदर से बड़ी मम्मी की आवाज आई, प्रिया कौन आया है? प्रिया ने कहा, कोई नहीं। बड़ी मम्मी वह मांगने वाली आई थी, मैंने उसे भेज दिया। मांगने वाली का नाम सुनते ही बड़ी मम्मी बोली, चले आते हैं। मांगने के लिए कुछ काम धाम तो करना नहीं होता है, फ्री में ही सब कुछ मिल जाए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। थोड़ी देर बाद वह अपने आप शांत हो गई। प्रिया और आरव अपने रूम में चले गए। प्रिया ने आरव को यहाँ का सारा हाल सुना दिया। आरव ने मन ही मन में सोच लिया था कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा को अब सबक तो सिखाना पड़ेगा। बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने हमारी फैमिली को, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आने दो शाम को मम्मी पापा को, फिर मैं इन लोगों से बात करता हूँ।
प्रिया किचन में आरव के लिए चाय बनाने गई तो उधर से बड़ी मम्मी की आवाज आई। प्रिया, किचन में क्या कर रही हो? बड़बड़ की आवाज आ रही है तो प्रिया ने कहा, कुछ नहीं बड़ी मम्मी, बस पानी पीने के लिए आई थी। बड़ी मम्मी फिर से बड़बड़ा लगी। चैन से सोने भी नहीं देती, कटर पटर करती ही रहती है। प्रिया आरव के लिए चाय लेकर गई। आरव ने कहा, प्रिया, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सारी थकान खत्म हो गई। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अपने घर आकर। आरव ने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा, अच्छा प्रिया, ये बताओ मम्मी पापा कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आरव को क्या बताए, और अगर बताए भी तो कैसे बताए कि मम्मी पापा ढाबे पर काम करते हैं। आरव ने प्रिया से फिर कहा, बताओ ना प्रिया, मम्मी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। प्रिया, सही सही बताओ क्या बात है, मम्मी पापा कहाँ पर है? प्रिया ने मन ही मन में सोचा कि मैं ही बता देती हूँ कि मम्मी पापा कहाँ पर है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आरव को ये सब पता चल ही जाएगा कि उसके मम्मी पापा ढाबे पर काम करते हैं। तो फिर क्यों ना मैं ही बता दूं, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिया ने धीरे धीरे करके पूरे 4 साल की कहानी आरव को बता दी, और आरव को यह भी बता दिया कि मम्मी और पापा वहाँ पर जो काम करते हैं उसकी सारी पेमेंट बड़े पापा वहाँ से लेकर आते हैं। मम्मी पापा के हाथों में कुछ नहीं जाता। यह सुनकर आरव को बहुत ही गुस्सा आ गया। आरव ने अपने दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि वह पुलिस स्टेशन में फोन करके अपने मामा को उसके यहाँ पर भेज दे। आरव के दोस्त ने पूछा, क्या हुआ आरव, सब ठीक तो है ना? तो आरव ने सारी कहानी अपने दोस्त को बता दी। उसके बाद आरव के दोस्त ने अपने मामा को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उसके मामा आरव के घर पर पहुंच गए। दरअसल आरव के मामा उस थाने में इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर को देखकर उसकी बड़ी मम्मी थोड़ी चिंतित हो गई थी और बड़े पापा भी परेशान दिखाई दे रहे थे। बड़े पापा ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उन्हें आरव से मिलना है। बड़े पापा बोले, आरव तो यहाँ नहीं रहता, वह तो दुबई में रहता है। क्या हुआ, उसने कोई गलत काम किया है क्या? तो इंस्पेक्टर साहब बोले, नहीं नहीं, कोई गलत काम नहीं किया है और वह यहीं पर है। उसी ने मुझे फोन करके बुलवाया है। क्या आरव यहाँ पर है? उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने हैरान होते हुए कहा। तभी आरव अंदर कमरे से बाहर आया। उसे देखकर वह लोग अचंभित हो गए। इंस्पेक्टर साहब ने आरव से कहा, क्या हुआ आरव, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आरव ने कहा, अंकल, यह मेरे बड़े पापा हैं और हम लोगों ने अपनी बहन की शादी में इनसे 2.5 लाख रुपए लिए थे। वह मुझे लौटाने थे, इसीलिए मैं बाहर काम करने के लिए गया था। जब मैं वहां से वापस आया तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा एक ढाबे में काम कर रहे थे और प्रिया यहाँ पे नौकरानी की तरह सारे काम कर रही थी। मेरे मम्मी पापा दोनों मिलकर महीने का 15,000 कमाते हैं और वह सारे रुपए ये लोग वहाँ से लेकर आते हैं। मेरी मम्मी पापा को कुछ नहीं मिलता। तो बड़े पापा ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है आरव, मैं वहाँ से कोई पैसे लेकर नहीं आता। तेरे मम्मी पापा वहाँ पर काम करते हैं तो जो भी पैसे मिलते हैं वह लोग खुद अपने पास रखते हैं। क्या सबूत है तेरे पास कि मैं वहां से पैसे लेकर आता हूँ? तो आरव ने कहा, बड़े पापा, आप मेरे साथ ढाबे पर चलिए, अभी सच पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब भी उन लोगों के साथ ढाबे पर पहुंच गए। जब वहां पर हरिशंकर और सरिता ने अपने बेटे आरव को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह लोग दौड़ते हुए अपने बेटे आरव के पास आए और उसे गले से लगा लिया। हरिशंकर बोले, बेटा आरव, तू तो 5 दिनों के बाद आने वाला था, फिर कैसे? तो आरव बोला, पापा, मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। मैं वहाँ से जब वापस आया तो रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी, इसीलिए मैं इसी ढाबे पर सुबह खाने के लिए रुक गया था और फिर मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया और चुपचाप यहाँ से घर चला आया। हरिशंकर ने पूछा, बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब तेरे साथ क्या कर रहे हैं? तो आरव बोला, पापा, ये मेरे दोस्त के मामा हैं और इनको मैंने बुलाया है जिससे सारी बातें आज ही एकदम साफ हो जाएं। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना समय हो गया और आपको यहाँ पर कितने रुपए मिलते हैं और वह रुपए कौन लेकर जाता है? हरिशंकर जी बोले, बेटा छोड़ना उन बातों को, अब तू आ गया है ना तो सब ठीक हो जाएगा। आरव थोड़ा गुस्से में बोला, पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, पहले आपसे जो पूछा है वह बताओ। तो उन्होंने बताया, बेटा, कि लगभग 3 साल होने वाला है। हमें यहाँ पर काम करते हुए हम दोनों के मिलाकर मालिक साहब 15,000 देते हैं।
जो तुम्हारे बड़े पापा 1 तारीख को हर महीने आकर ले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने अंदर से ढाबे के मालिक को बुलवाया और उससे पूछा, हरिशंकर और सरिता की पेमेंट आप किसे देते हैं? ढाबे का मालिक किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने सच बता दिया कि वह रुपए राम प्रसाद को देता है, क्योंकि हरिशंकर और सरिता को ढाबे पर राम प्रसाद ने ही लगवाया था। इतना सुनने के बाद आरव बोला, तो बड़े पापा, अब आपका और हमारा हिसाब किताब तो क्लियर हो गया। जितना आपने हमें दिया था, मेरे मम्मी पापा ने 3 सालों में उससे ज्यादा को कमाकर दे दिया है। तो बड़े पापा तुरंत ही बोले, और जो 4 सालों से इन्हें खिला रहा हूँ वह क्या फ्री में आता है? तो आरव ने बोला, मेरी प्रिया जो 4 सालों से आपके घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है, उसका क्या? अब उन लोगों के पास आरव के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप वहाँ से सीधे घर चले आए। हरिशंकर ने कहा, बेटा तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? उनके पैसे दे देता, सीधे बात खत्म हो जाती। पापा, मैं तो पैसे देने के लिए ही तो आया था, लेकिन जब मैंने आप दोनों और प्रिया की ऐसी हालत देखी तो फिर मैंने उन्हें सबक सिखाने का सोच लिया। और पापा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी आप घर चलिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। आरव ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, अंकल थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। उसके बाद सभी घरवा आ जाते हैं। आरव ने एक बार फिर अपने बड़े पापा को आवाज दी और इस बार उसने घर के कागज और खेती के कागज मंगवाए। पहले तो उसके बड़े पापा घर के कागज और जमीन के कागजात लाने में आनाकानी कर रहे थे। फिर जब इंस्पेक्टर साहब ने हड़का कर कहा तो फिर वह सारे कागज लेकर आए। इंस्पेक्टर साहब ने जब वह कागज देखे तो पता चला इस घर में हरिशंकर का आधा हिस्सा है और जो 3 बीघे जमीन है उसमें भी 1.5 बीघा हरिशंकर के नाम पर है। ये सुनते ही हरिशंकर और सरिता के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि राम प्रसाद ने तो कहा था कि सिर्फ इस घर में ही हरिशंकर का आधा हिस्सा है, खेती में नहीं। इंस्पेक्टर साहब के सामने बड़े पापा की सारी पोल पट्टी खुल गई थी, इसीलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। आज हरिशंकर का पूरा परिवार राम प्रसाद की गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो गया था। हरिशंकर का पूरा परिवार आज बहुत ही खुश था। आज पहली बार वह लोग आजादी से सांस ले पा रहे थे। आरव दुबई से ठीक ठाक पैसे कमा कर लाया था, इसीलिए उसने अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे करके 1 साल में बहुत अच्छा चलने लगा। हरिशंकर और आरव दोनों अपने कपड़े का व्यापार संभाल रहे थे। सरिता और प्रिया घर के काम देख रही थी। हरिशंकर और सरिता को आज आरव पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने आज उनको गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया था। बड़ी मम्मी और बड़े पापा की हालत धीरे धीरे बस से बदतर होती जा रही थी। आए दिन उन दोनों में झगड़े होते रहते थे और इधर हरिशंकर और सरिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हैं। कहते हैं हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। हरिशंकर और सरिता ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए उन्हें फल भी बहुत अच्छा मिला। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने बुरे कर्म किए थे, इसीलिए उसका फल भी उन्हें बुरा ही मिला। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।